गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संडे साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। कल हमने इस क्वेश्चन में क्लास में भी किया था, जहाँ पे हमें क्या निकालना था, हर कंपोनेंट का क्या निकालना था, मोल फ्रैक्शन निकालना था। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स का निकल भी गया होगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर से एक बार इस चीज को डिस्कस कर दे रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो आप क्वेश्चन पहले देखो, यदि परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है, वो क्या, वो भी क्या बाय मास दिया हुआ है। क्या मींस एक सॉल्यूशन है इसमें क्या क्या परसेंट है भाई, यूरिया परसेंट है, ग्लूकोज परसेंट है और क्या परसेंट है, वाटर परसेंट है, यही ना। मतलब क्या, यूरिया जो गिवन क्या है भाई, देखेंगे हम लोग कि यूरिया जो परसेंट है, क्या यूरिया वो कितना परसेंट है भाई, 20%। और यहाँ पे पहले ही दे दिया है क्या कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है, नहीं है वो कौन सा दिया हुआ है परसेंटेज कंपोजिशन, तो बाय मास ना, 20% बाय क्या मास। इसका मतलब यूरिया कितना ग्राम है भाई, 20 ग्राम ऑफ यूरिया। फिर वहीं पे क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना बोल रहा है, 40% बाय मास बोल रहा है। तो ग्लूकोज कितना हो जाएगा, 40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा। और वाटर कितना बोल रहा है, वाटर कितना बोल रहा है, 40% बाय मास। तो वाटर भी कितना हो जाएगा, 40 ग्राम ऑफ क्या वाटर। आप देख लो, सबको जोड़ दो तो सॉल्यूशन का मास कितना आ रहा है, 100 आ रहा है जी। बस इतने का मतलब क्या होता है, 100 होता है ना, 100 आ गया ना। चलो अब क्या निकालेंगे भाई, ये निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, तो मोल पता होना चाहिए, ठीक है। तो मोल पता होना चाहिए, और मोल निकालने के लिए मोल हम लोग जानते हैं, मोल क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास तो हमें पता है कि W दिया हुआ है भाई 20 ग्राम, बट मोलर मास पता करना होगा ना। तो मोलर मास हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं। चलिए पहला, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं किसका मोलर मास भाई, यूरिया का। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO और NH2 होता है ना। कितने नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, दो नाइट्रोजन है ना। तो 2 × 14 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, ये नाइट्रोजन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 कितने, 4 ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 ना। कार्बन कितना, 12, कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन कितना है, 1 मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ो सबको, 28 + 4 + 12 + 16 कितना हो गया बाबू, ये 12 और 16 28, 32 और 28 कितना, 60 ग्राम पर मोल। यही होगा ना, फिर से आप जोड़ लो, 32, 48 और 12 60। तो ये आ गया किसका, यूरिया का मोलर मास। अब हम लोग निकाल लेते हैं किसका मोलर मास नहीं, मोलर मास ऑफ क्या, ग्लूकोज, C6H12O6। कार्बन का कितना, कितने कार्बन है, 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है, तो 2, 12 और ऑक्सीजन कितना है, तो 6। तो क्या हो जाएगा, 6 × 12, 12 × 1 + 6 × 16, तो 72 + 12 + 96 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब एक और कंपोनेंट का मोलर मास निकाल लेते हैं किसका, वाटर का मोलर मास। तो वाटर का मोलर मास हम लोग यहाँ निकाल लें, वाटर का मोलर मास कितना, हाइड्रोजन है भाई, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, 1, तो 1 × 16 जोड़ दीजिए भाई, हो गया। तीनों का मोलर मास आ गया हमारा
मोलर मास ना, क्या होता है मोल, गिवन मास बाई मोलर मास। देखते हैं, फटाफट निकालते हैं क्या, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या, यूरिया। अब यूरिया कितना, W बाई MW। तो यूरिया का मास कितना दिया हुआ है, यूरिया का मास कितना दिया हुआ है, 20 बाई क्या 60। 20 बाई 60 कितना हो गया, 1/3, तो 0.33 मोल। ठीक है मोल। फिर हम बात करते हैं किसकी, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या, ग्लूकोज की बात करते हैं। तो ग्लूकोज कितना है बाबू, मोलर मास 180 है, मास कितना है 40, तो 40 बाई 180 कैंसिल, कितना हो जाएगा 2/9। और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम ना, तो 40 ग्राम बाई क्या 18, कैंसिल करो, फ्रैक्शन में ला दिया तो इसको क्या रखोगे 20/9। जब सबका आ रहा है तो इसको भी 1/3 ही रखते हैं भाई, इसको क्यों हम ज्यादा परेशान करें, 0.33 करें। तीनों का मोल आ गया हमारे पास, मोल आ गया भाई। अब मोल आ गया तो हमको क्या निकालना होगा, मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। तो देखते हैं कैसे निकलेगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता है क्या है, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ पार्टिकुलर कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। मींस जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट का मोल और टोटल नंबर ऑफ मोल क्या देता है, मोल फ्रैक्शन। अब मान लेते हैं चलो कि भाई इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो सपोज कि हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, किसका मोल फ्रैक्शन, यूरिया का। कंफ्यूजन हो जाएगा, यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मोल किसका लिखेंगे ऊपर, यूरिया का ना, तो यूरिया का मोल ऊपर लिखेंगे। और कंपोनेंट्स कितने हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, तो यूरिया का मोल प्लस ग्लूकोज का मोल प्लस किसका मोल, वाटर का मोल। यूरिया का मोल कितना हो गया बाबू 1/3, हम लोगों ने निकाल रखा है ना, और यूरिया का मोल 1/3, ग्लूकोज का मोल 2/9 और इसका मोल 20/9 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 3 + 2 + 20, 1/3 × 9 बाई कितना 25, कितना आ गया 3/25। ये आ गया किसका, यूरिया का मोल फ्रैक्शन। फटाफट कैसे निकाल लेते हैं, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ऊपर किसका मोल रखेंगे, ग्लूकोज का ना, और नीचे क्या रखेंगे, टोटल मोल यूरिया प्लस ग्लूकोज और प्लस वाटर। तो ग्लूकोज का मोल कितना रखेंगे बाबू 2/9, वही ना दिया हुआ है, हमें निकालना है 2/9 ना, और 2/9 फिर यूरिया टोटल मोल नीचे रख देंगे, कर दिया। तो 2/9 और क्या होगा भाई 3 + 2 + 20। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लो, इतना तो मैं आता होगा, कितना आ गया 2/25 आ गया। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे क्या किसका निकालना है लास्ट में, तो वाटर का निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए किसका मोल ऊपर रखेंगे, वाटर का, और नीचे क्या रखेंगे भाई टोटल मोल। तो वाटर का मोल कितना है 20/9, टोटल मोल कितना होगा 1/3, 2/9, 20/9। ठीक है, तो 9 बट्टा में कितना हो जाएगा 3 × 5 25, हाँ सर 25, तो कैंसिल होकर कितना आ गया 4/5। ठीक है, कितना आ गया 4/5। अब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग क्या करो कि भाई सबको ऐड करो। अब मैंने क्या बोला था कि
देखते हैं तो क्या मान लेते हैं यूरिया का मोल फ्रैक्शन प्लस वाटर का मोल फ्रैक्शन और प्लस क्या ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन। क्या है भाई, यूरिया का कितना आया है 3/25 आया है सर, ग्लूकोज का कितना आया है 2/25 आया है सर, और वाटर का कितना आया है सर तो 4/5 आया है सर। तो चलिए इसको निकाल के देखते हैं क्या आएगा जी 3 2 20। अरे सर जादू हो गया सर, आ गया सर 1 आ गया सर, मतलब सर आप सही बोलेंगे यूरिया जो जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं सर उसका सर कितना होगा 1 होगा। वेदर इट इज 2 कंपोनेंट वेदर इट इज 3 कंपोनेंट, मैंने 2 कंपोनेंट्स को पिछले क्लास में प्रूव किया था और हम यहां पे तीसरा कंपोनेंट प्रूव कर रहे हैं। सही है ना सर, आ गया वन ना, मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि 2 कंपोनेंट्स का हमने निकाल लिया और दोनों को जोड़ के एक से घटा दें। कोई दिक्कत है? सपोज कि भाई हमें पता है कि तीनों का सम 1 के बराबर होगा, हमने यूरिया का निकाल लिया, हमने वाटर का निकाल लिया, तो सर ग्लूकोज का नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? ग्लूकोज का कैसे निकलेगा भाई? सर इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकलेगा। हां क्यों नहीं निकलेगा? मान लो हमें पता है x + y + z 1 होता है और हमें x की वैल्यू पता है y की वैल्यू पता है, z निकलेगा। हां सर निकल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए तो ये 3 कंपोनेंट का क्वेश्चन था कि 3 कंपोनेंट का क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है। कि मैं मानता हूं कि अब आप लोगों का सारा कंफ्यूजन जो मोल फ्रैक्शन को लेके है वो क्लियर हो गया होगा कि भाई मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो वो जिस कंपोनेंट का मोल होगा और टोटल मोल का रेशियो क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। इस चीज को क्या बोलते हैं x बोलते हैं जी? नहीं सर, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको चाई बोलते हैं सर, इसको x नहीं बोलते हैं। दिखने में लगता है सर आप तो सर और x की तरह लिखते हैं लेकिन बोलते हैं इसको क्या है चाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया क्या सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं भाई इसकी तरफ ppm पार्ट्स पर मिलियन, तो इसको जल्दी से रब कर दीजिए सर। तो अभी आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोग अभी थोड़ा सा जाके मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस पे जाके प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन अभी मोल फ्रैक्शन आगे जाके रॉल्स लॉ में बहुत यूज होने वाला है भाई, तो इसलिए मोल फ्रैक्शन को अच्छे से देख ले आप। मोल फ्रैक्शन जिस कंपोनेंट का निकालते हैं उस कंपोनेंट का मोल ऊपर रखते हैं और नीचे में क्या रखते हैं भाई टोटल मोल रखते हैं। तो क्या आ जाता है मोल फ्रैक्शन के बारे में 2 चीज समझिए आप ये चीज और एक और बात कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो कितने के बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, तो सर पार्ट्स पर मिलियन की। ठीक है, ppm। जब किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की जो ट्रेसेस होते हैं, सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है जब बहुत ही कम होती है, बहुत लो होती है, उस केस में हम उसको किससे दर्शाते हैं ppm पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, होता क्या है भाई, तो इट इज डिफाइंड एज number of parts of solute, number of parts of क्या solute per million part of क्या सर, तो सॉल्यूशन पर मिलियन का मतलब पता है ना जी 10 टू दी पावर क्या होगा जी 6 होगा। मतलब इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और आपको इसका फॉर्मूला आपको दिखता मिलेगा एनसीईआरटी में, वो कुछ इस प्रकार है भाई कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ parts of component in solution in 10 to the power 6. This is the formula of ppm. The number of parts of component vector total number of part of component in solution into 10 to the power क्या जी 6. ये फॉर्मूला होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन से क्या देखते हैं सर, तो जब एयर का जो पॉल्यूशन होता है, एयर में जो
ppm में दर्शाते हैं उसको, या कहाँ दर्शाते हैं, कहाँ दर्शाते हैं जी, ppm में दर्शाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा ये करते हैं कि ppm को हम मास बाय मास में भी लिख सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम में भी लिख सकते हैं और मोल में भी लिख सकते हैं। ppm को तीनों टर्म में लिख सकते हैं, कोई कष्ट नहीं है। तो ppm को जब हम क्या लिखेंगे, हम मास बाय मास में लिखेंगे। ppm को जब मास बाय मास में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ क्या हो, सॉल्यूशन और इनटू 10 टू द पावर 6। तो दिक्कत है जब ppm को WD ना हो रहा है, जब ppm को लिखेंगे किसमें, देखिए जब ppm को मास बाय वॉल्यूम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बटा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। ठीक है जी। तो ppm को किस में दर्शा सकते हैं, ppm को मोल में भी दर्शा सकते हैं। कितनी अच्छी बात है ना जी कि ppm को हर चीज में लिख सकते हैं आप। यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो जाएगा, ppm को मोल में भी लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मोल ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 10 टू द पावर 6। ठीक है जी। तो ppm को इन सब चीजों में दर्शाया जाता है। आपसे कोई पूछ देगा कि ppm का यूनिट क्या किसको बोलते हैं, तो जो पॉल्यूटेंट्स परसेंट होते हैं एयर में उसी को ppm के फॉर्म में को यूनिट बोला जाता है। म्यू जी ग्राम पर ये देखिए चार चीज मैंने लिखते हैं, आपने चार को कर दिया। ठीक है, इससे कम क्योंकि छोटा क्वांटिटी होगा, डिवाइड होगा और छोटा होगा, उसको 10 टू द पावर 6 से सी वाटर है, समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी में बहुत सारा गैस होता है ना जी, गैस प्रेजेंट होता है ना। तो जो बहुत कम क्वांटिटी में है गैस प्रेजेंट, उसको मेजर करना है, उसको हम कैसे मेजर करेंगे, वो ppm के फॉर्म में। ठीक है, तो ठीक है, आइए ppm का क्वेश्चन करके देखते हैं। अभी तक हम लोग ppm पढ़ लिया, ppm को हमने मास का मास देख लिया कि मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 मिलीग्राम ऑफ एक्वस आयन आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। कितना लीटर हो, 1 लीटर, 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन में जो है वो कितना मिलीग्राम के प्लस है, 20 मिलीग्राम के प्लस प्रेजेंट है। उस सॉल्यूशन का भाई डेंसिटी दे दिया कितना, 0.8 ग्राम पर ml। पूछ क्या रहा है जी कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ K प्लस आयरन इन ppm। मींस ppm का ppm के फॉर्म में क्या बोल रहा है कि सब जरा कंसंट्रेशन को दिखाइए ना ppm में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि भाई मास ऑफ क्या, मास ऑफ K प्लस कितना है जी, 20 मिलीग्राम ना होगा, लिख सकते हैं ना, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -3 ग्राम लिख सकते हैं ना। ppm के लिए क्या क्या चाहिए, पहले तो ये देख लेते हैं जी। ppm के लिए जब मास में है तो मास बाय मास के फॉर्म में लेंगे ना जी। तो क्या क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट बट्टा में क्या चाहिए जी, मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 10 टू द पावर 6। सर मास ऑफ सॉल्यूट बता दीजिए और मास ऑफ सॉल्यूशन बता दीजिए। देखिए सर हम कैसे ppm में निकाल देते हैं। तो सर मास ऑफ सॉल्यूट तो दिया हुआ है ना जी, 20 मिलीग्राम कुछ दिया हुआ है ना, उसको ग्राम में चेंज कर लिए। अब बात आती है कि सर मास ऑफ सॉल्यूशन कहां से लाएंगे सर, तो मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको दोनों चीज तो दे ही दिया है जी, डेंसिटी भी दे दिया जी और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दे दिया। तो दिक्कत है, बचपन में फॉर्मूला पढ़े हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है जी, मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे क्या होगा जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पढ़े हैं जी अच्छी पेपर में, हाँ सर पढ़े हैं। तो निकालना क्या है सर, मास ऑफ सॉल्यूशन ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन
डेंसिटी कर देंगे सर। डेंसिटी कितना दिया हुआ है जी? तो 0.8 दिया हुआ है सर, कर दीजिए ना सर। तो कर दिए 0.8। सर वॉल्यूम क्या लिखेंगे सर? वॉल्यूम समझ में नहीं आ रहा है सर। कैसे नहीं आ रहा है सर? वॉल्यूम में डेंसिटी एमएल में है सर, तो वॉल्यूम भी एमएल में लिखेंगे ना सर। हाँ जी, तो कैसे लिखेंगे सर? 1 लीटर में कितना एमएल होता है सर जी? 1000 ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा जी? 100 800 कितना आएगा? जिसका मैथ स्ट्रांग है वो तो समझ गया होगा ना। 0.8 को 10 में लगा देंगे और 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, 800 हो जाएगा जी। हाँ सर हो जाएगा। आइए फटाफट निकाल लेते हैं सर। तो सॉल्यूट कितना है जी? तो यहाँ पे हम सॉल्यूट की जगह पे k प्लस कर दीजिए। हाँ सर कर दीजिए सर। k प्लस का मास कितना है सर? तो 20 into 10 to the power minus 3 है सर। सॉल्यूशन का मास कितना है सर? 800 है सर। बन गया सर। इसका कितना है सर? तो 10 to the power 6 है। अब आप तो समझदार हैं नहीं एज यूजुअल। कितना हो जाएगा ये? आप देख लीजिए 2 0 10 to the power minus 3 और 10 to the, ये कितना हो जाएगा? 10 to the power 3 हो जाएगा सर। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर हो जाएगा। या इसको -3 रखते हैं। अब ये 800 रखते हैं। कोई दिक्कत है? कैंसिल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इंटू 10 to the power 6 तो हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। 10 to the power -3 और 10 to the power 6 कितना हो जाएगा? 10 to the power 3 by 8 होगा सर। हाँ सर हो जाएगा सर। कैंसिल 16 25 सर आ गया सर। सर आ गया 25 ppm आ गया सर। समझ में आया कैसे कन्वर्ट हुआ? सो कितना आ गया? 25 ppm। आप आंसर देख सकते हो कितना आ गया? 25 ppm। सर अब तो कन्वर्ट कर लिया सर। बात समझ में आई? मास में दिया होता तो हमने मास में कर लिया। क्यों? क्योंकि ppm को निकालने के लिए मास के टर्म में दो चीज चाहिए, एक तो सॉल्यूट का मास चाहिए और एक सॉल्यूशन का मास चाहिए। तो सॉल्यूट का मास तो सर दिया हुआ था 20 मिलीग्राम और सॉल्यूशन का मास निकालना था। उसके लिए सर हमें दो चीज तो दे दिया था सर क्वेश्चन वाला। क्या दे दिया था सर? तो वॉल्यूम भी दे दिया था सर और डेंसिटी भी दे दिया था। और सर आप होशियार हैं सर। डेंसिटी इक्वल्स टू मास का वॉल्यूम होता है सर, आपको पता है। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। और सर यहां से मास और फोर्स निकाल दिए सर, कन्वर्ट कर दिया सर ppm में। ठीक है, चलिए तो हम लोग ppm देख लिया। अब हम लोग देखते हैं भाई मोलैरिटी क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। अब हम लोग सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो मोलैरिटी को सबसे पहले तो ये जानो कि कैपिटल M से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से डिनोट करते हैं भाई मोलैरिटी को। मोलैरिटी होता क्या है? देखिए इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ solute dissolved in कितना जी? 1 liter of solution। ये क्या होता है? मोलैरिटी होता है। सबसे पहली बात कंफ्यूज ना होना, मोलैरिटी को हमेशा कैपिटल M से डिनोट करते हैं। कि आगे भी एक टर्म है मोलैरिटी जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इस चीज को आप हमेशा दिमाग में क्लियर रखना कि मोलैरिटी को किससे करते हैं भाई? कैपिटल M से करते हैं। मोलैरिटी होता क्या है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन कितना लीटर ऑफ सॉल्यूशन भाई? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मींस 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है वो कौन बताता है? मोलैरिटी बताता है। तो चलिए मोलैरिटी का देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है भाई। मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा क्या? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ क्या? सॉल्यूशन। किसका वॉल्यूम भाई? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। थोड़ा सा हमने एब्रिविएशन यूज किए थे उस दिन कि सॉल्यूट को किससे डिनोट करते हैं? तो B से डिनोट करते हैं। तो भाई मैंने बोला था ना कि सॉल्यूट को किससे डिनोट करेंगे? तो B से डिनोट करेंगे।
सॉल्वेंट को किससे डिनोट करेंगे? तो ए से डिनोट करेंगे। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूट का मोल है भाई, तो क्या करेंगे NB बट्टा में क्या करेंगे भाई वॉल्यूम कर देंगे। NB को क्या मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है भाई? तो गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास एब्रिविएशन यूज कर रहे हैं अभी, तो गिवन मास बाय मोलर मास बट्टा में वॉल्यूम, ठीक है। तो WB बाय MB और इनटू वॉल्यूम, ठीक। तो ये होता है बाय मोलरिटी का फॉर्मूला कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, ठीक है, इनटू क्या वॉल्यूम। फिर WB बाय MB, इसको थोड़ा सा और चेंज करें तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्या मोलरिटी। कौन सा रिटी? मोलरिटी, ठीक है। क्या होता है मोलरिटी भाई? तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग कितना सॉल्वेंट भाई 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट 1 लीटर ऑफ क्या सॉल्यूशन, ठीक है। आप लोग हमेशा एक एप्लीकेशन ही ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। सॉल्वेंट को किससे डिनोट करते हैं? तो A से। सॉलिड को किससे करते हैं? तो B से। अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो सॉलिड को किससे करेंगे भाई 2 से, और सॉल्वेंट को किससे करेंगे? तो 1 से करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, फटाफट इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, मैं इसको रब करूंगा जल्दी से, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ कि जब हम लोग मोल निकालेंगे, जब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा नोट करके लिख लेते हैं कि जब हम लोग क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, तो वहां पे हम क्या करेंगे मोलरिटी इनटू B इन क्या लीटर। और जब हम लोग नंबर ऑफ मिलीमोल निकालेंगे, क्या निकालेंगे मिलीमोल निकालेंगे, तो M इनटू वॉल्यूम इन क्या ml। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना भाई, ठीक है, कि मोल और मिलीमोल कैसे निकालते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, पक्का आगे बढ़े चलिए, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग चलते हैं भाई यहाँ से एक चीज, आप एक चीज बता सकते हो यहाँ पे कि आप ये चीज बताओ कि मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा भाई? थोड़ा सोचो कि टेम्परेचर पे मोलरिटी डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? करेगा जी, करेगा नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मोलरिटी में वॉल्यूम आता है और वॉल्यूम डिपेंड करता है। सर मोल फ्रैक्शन करेगा सर? नहीं सर। क्यों नहीं करेगा सर? क्योंकि मोल फ्रैक्शन में वॉल्यूम नहीं है सर, मास है, ठीक है। या सर ppm करेगा सर? नहीं करेगा। जब उसको मास से डिनोट करेंगे तो वो नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? जहां पे वॉल्यूम का टर्म आएगा वो करेगा, जहां पे वॉल्यूम का टर्म नहीं आएगा, जहां पे सिर्फ मास का टर्म रहेगा वो नहीं करेगा। तो इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। और चलिए अब एक नेक्स्ट बात करते हैं मोलरिटी को लेके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे या नीट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको नॉर्मली कुछ नहीं मिलने वाला, नॉर्मल फॉर्म में कुछ नहीं मिलने वाला, पड़ोस से कुछ नहीं मिलने वाला। क्या हो भाई, लो खा लो, ठीक है। वहां पे हमेशा ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाएगा। डायरेक्ट ये नहीं बोला जाएगा कि भाई हमने इतना सॉल्यूट लिया और हमने इतने में घुला दिया। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग यहाँ पे उस चीज को थोड़ा डील करते हैं। तो सपोज व्हाट डू यू मीन बाय 2m ग्लूकोज सॉल्यूशन? 2m ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? तो 2m का मतलब होगा कि मोलरिटी होता है क्या? मोलरिटी बताता क्या है? मोलरिटी ये बताता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल घुला हुआ है। अगर 5m है तो 5 मोल घुला हुआ है भाई, 10m है तो 10 मोल घुला हुआ है। बात समझ में आ रही है? मोलरिटी बताता है कि
1000 ml सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज से क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है भाई, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि मोलैरिटी ये बताता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट घुला हुआ है। तो जब जैसे ही मोलैरिटी दे दिया वैसे ही आप ये सोच सकते हो, मान लो कि दे दिया कि 5 m है, 5 कैपिटल M है, इसका मतलब क्या कि 1000 ml में कितना मोल है भाई, 5 मोल है। यहां से आपको दो चीज मालूम चला, फर्स्ट वन इज कि सॉल्यूट का मोल कितना है, तो 5 है भाई। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, तो 1000 ml है। इस चीज को हमेशा कॉन्सेप्चुअली क्लियर रखें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन या मैंने भी थोड़ा आप लोग जानते होंगे कि मेंस का जो पैटर्न आया है, मेंस का जो पैटर्न आया है कि 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे एंड 5 क्वेश्चंस जो होंगे सब्जेक्टिव होंगे, दैट विल बी न्यूमेरिकल बेस्ड। तो उसमें इन सब चीजों का यूज होता है। जो भी पोलैरिटी से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस है उसमें इस कांसेप्ट का बहुत ही अच्छा यूज है। और आज तक तीन तो मैंने देखा है क्वेश्चन, 3 उससे पहले भी बहुत बार पूछा गया होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है। अगर हम यहीं पे बोले कि 5 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा, तो 5 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ml सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये चीज क्लियर है पक्का? जी सर, क्लियर हो गया सर। अब हम लोग बात करते हैं दो टर्म जो हमने देखा है कि आईआईटी के सिलेबस में 2 टर्म है जो 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशन छूट गया था। एक है उसमें स्टॉक सॉल्यूशन, इस चीज को बताने के बाद मैं क्लास को एंड कर दूंगा। एक है क्या स्टॉक सॉल्यूशन और एक होता है भाई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या होता है भाई स्टॉक सॉल्यूशन और क्या होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो स्टॉक सॉल्यूशन क्या होता है, बात करते हैं किसकी भाई, स्टॉक सर, स्टॉक सॉल्यूशन। तो पहली बात समझ सर होता है क्या स्टॉक सॉल्यूशन। तो स्टॉक सॉल्यूशन होता है कि जब किसी सॉल्यूशन को जो मेरे डिजाइन कंसंट्रेशन का करने को सॉल्यूशन चाहिए, अगर मेरे को कोई डिजाइन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना है तो हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं वैसे। तो डिजाइन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाने के लिए जो डाइल्यूशन करते हैं, अब उसके बाद जो हायर कंसंट्रेशन का जो सॉल्यूशन मिलता है, ध्यान दीजिएगा कि हमें एक डिजाइन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं उसमें डाइल्यूशन कर रहे हैं। जैसे ही डाइल्यूशन कर रहे हैं तो जो मेरा कंसंट्रेशन होगा वो हायर होगा, तो जो हायर कंसंट्रेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसको क्या बोलते हैं स्टॉक सॉल्यूशन। कि जब हम डिजाइन कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं और डाइल्यूशन करते हैं तो जो हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है उसे क्या बोलते हैं भाई स्टॉक सॉल्यूशन। याद रखना कि दी सॉल्यूशन in which we try to get a desired concentration after diluting it, and the concentration of the solution of higher concentration is known as क्या स्टॉक सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ the solution of higher concentration। कौन सा concentration भाई, higher concentration, the solution of higher concentration after क्या डाइल्यूशन आफ्टर क्या डाइल्यूशन टू गेट डिजायर्ड कंसंट्रेशन। भाई साहब क्या डिजायर्ड कंसंट्रेशन मींस कि जब आपको हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन चाहिए तो हम क्या को मान लो कोई डिजायर्ड चाहिए, मान लो मेरे पास 4 m का सॉल्यूशन है और हमें चाहिए 6 m का, तो क्या करेंगे भाई डाइल्यूशन करेंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, तो जो फाइनल आएगा वो 6 m का कंसंट्रेशन आएगा और उसी 6 m कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं भाई स्टॉक सॉल्यूशन। और इस टर्म का यूज आप जाके देख सकते हो आईआईटी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वहां पे स्टॉक सॉल्यूशन का यूज होता है। बात समझ में आ रही है कि जब डिजायर्ड कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन जब हमें चाहिए तो हम डाइल्यूशन करते हैं और डाइल्यूशन के बाद हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन
और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से छाप ले, नोट कर ले, टिप मार ले, जो मारा जल्दी से करे, स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से भाई, ठीक है, जल्दी से। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं मोलैरिटी पे, ठीक है, और उसके बाद इसको लिंक करते हैं, ठीक। तो चलिए अपन ये बात हमेशा क्लियर रखना कि 2 कैपिटल एम या 2 मोलर कैपिटल एम या 2 मोलर का मतलब क्या होता है, 2 मोलर का मतलब होता है कि 2 मोलर सॉल्यूशन इज डिसॉल्विंग, कितना ml ऑफ सॉल्यूशन, 2 मोलर सॉल्यूशन इज डिसॉल्विंग 1000 ml ऑफ लाइक सॉल्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं सर। चलिए देखते हैं, यूनिट तक समझ आओ ना, यूनिट क्या लिख लोगे भाई, मोल पर लीटर ना जी, मोल पर लीटर, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये देख के आप डरना मत, 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है भाई, ठीक ना जी सर। आगे बताइए ना सर, क्वेश्चन कराइए ना, तो चलिए क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं पहले, कैलकुलेट the molarity of solution if solution contains if 360 gram of glucose is dissolved in 250 ml क्या सॉल्यूशन। तो अभी मैंने लिखा था भाई कि कैपिटल एम इक्वल्स टू क्या होता है, WB। ये एक और क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन, इसका कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग कितना भाई 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म कितना 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले आप यहाँ पे गिवन लिख लो, जो आपको दिख रहा है वो लिख लो कि कितना ग्राम दिख रहा है भाई, NaOH का कितना दिख रहा है 4 ग्राम ना, तो मास ऑफ क्या NaOH 4 ग्राम। फटाफट यहाँ पे आप NaOH का क्या निकाल लो, मोलर मास निकाल लो, निकाल ले सर, हाँ सर निकाल लीजिए, चलिए निकाल लेते हैं, निकाल दिया सर, आ गया सर मोलर मास आ गया, आगे क्या करें सर, आगे कुछ नहीं करना है सर, मोलैरिटी आपको पता है ना क्या होता है, W/MB into वॉल्यूम ml into 1000, WB तो हमें पता है, MB भी हमें पता है, देखो जादू क्या होगा, सो 240 into कितना 1000 4 10 कितना आ गया भाई 0.4 आ गया, कुछ नहीं था इसमें ना भाई, सिर्फ गिवन मास कितना था 4 ग्राम। क्या बोल रहा है कि मोलैरिटी निकाल रहा है NaOH सॉल्यूशन में, जहां पर 4 ग्राम NaOH को ऐसे इतना वाटर में घुलाया गया कि सॉल्यूशन कितना बन गया 250 ml का, तो वॉल्यूम पता है, गिवन मास पता है, मोलर मास हमने निकाल दिया, मोलैरिटी निकल गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके लाना, सॉल्व करना आज ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। यहाँ पे दिए देख के डरना मत और सीसी देख के मत डरना, 1 लीटर के बराबर होता है 1000 ml और 1000 ml बराबर होता है 1000 सीसी के, इसका मतलब 1 ml कितने के बराबर हो गया 1 सीसी की। बात समझ में आ रही है भाई, ये ml में है, डरना मत सीसी देख के, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके रखना, कल इसको डील किया जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मोलैरिटी से रिलेटेड जितना भी मेंस में और